तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आग लगाई थी वो लगाकर हमको ये बात तो पता लग गई थी कि आइसोथर्मल सरफेसेस क्या होते हैं, जिनका टेम्परेचर क्या होता है, सेम। उस पूरे सरफेस पे टेम्परेचर सेम होता है या अलग अलग दो सरफेस का टेम्परेचर सेम होता है? उस पूरे सरफेस के हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारा जो हीट है वो इस तरह से फ्लो कर रही है, ऐसे अंदर ऐसे मान लो फ्लो कर रही है, तो ऐसे बोर्ड में जा रही है, तो एक प्लेन तो यहाँ बना लो, एक प्लेन बोर्ड का ले लो, बोर्ड पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका टेम्परेचर क्या होगा, और ये वाला जो प्लेन है इस पे भी टेम्परेचर क्या होगा, होगा कि नहीं? ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि ये वाला? ऐसे फ्लो कर रही है, ये ज़्यादा या बोर्ड वाला? ये वाला ज़्यादा होगा ना, तो हीट इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहेगी वो उस पोर्शन का टेम्परेचर बढ़ाती रहेगी, पर जहाँ से ऑलरेडी पास ऑन हो चुकी है वहाँ का टेम्परेचर क्या बेटा ज़्यादा मिलेगा। यही आपके आइसोथर्मल सर्फेसेस थे, जैसे हमने कल समझा था बल्ब वगैरह बना के। तो मान लो बल्ब की अगर बात करें तो बल्ब क्या, माचिस से हम लोगों ने आग लगाई थी, याद करो, लाइटर से, सॉरी यस, माचिस नहीं थी हमारे पास। तो हम लोगों ने नीचे क्या किया था, इसमें मोमबत्ती जलाई थी। अब लाइटर यहाँ कैसे बनाऊँ, मोमबत्ती बना देते हैं। तो क्या पाया हमने यहाँ पर, क्या बन गया बेटा, एक सर्कुलर शेप के अंदर जो थी आग जो थी वो बढ़ रही थी आगे, ऐसे फैल रहा था। अब एक चीज इमेजिन कर, ये पॉइंट, 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 सबके टेम्परेचर सारे सेम। इससे पहले भी तो एक सरफेस बन रही थी ये वाली, इस पे भी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके टेम्परेचर्स भी क्या थे बेटा, पर क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट का टेम्परेचर भी सेम था? ऐसा नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? आगे जाके हम लोग इसको दोबारा से पढ़ते हैं। एक बार ये चीज़ आती है साउंड वेव्स के अंदर, ठीक है, जिसमें हम लोग वेव फ्रंट के नाम से पढ़ते हैं। किस नाम से पढ़ते हैं? वेव फ्रंट। और फिर आएगी आगे जाके आपके इलेक्ट्रो के अंदर, जब आप इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से पढ़ेंगे। किस नाम से पढ़ेंगे? इक्विपोटेंशियल। मतलब ये यहीं अगर समझ में आ जाता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आती। साउंड वेव्स में आएगा, वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा, वेव फ्रंट के ही नाम से आएगा, और उसके बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से आएगा, ठीक है। ऐसे सरफेस जिन पे पोटेंशियल क्या रहता हो, सेम, दे आर इक्विपोटेंशियल। समझ में आ गया? आइसोथर्मल, ऐसे सरफेस जिन पे पूरे पे टेम्परेचर क्या रहता हो, दे आर आइसोथर्मल। क्या ये बात क्लियर है? और ऐसे सरफेस जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हो वो क्या होते हैं, वेव फ्रंट्स। उनको क्या बोल देते हैं? तो वो आगे जाके पता लग जाएगा क्या होता है, अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी। इतनी बातें क्लियर हुई थी? ये बात अगर क्लियर थी तो बताओ, जैसे मान लेते हैं तुम्हें क्यूब व्यूब बनाना आता है, क्यूबॉइड वगैरह, क्यूबॉइड दिख रहा है सबको? ऐसे मान ले यहाँ से जो हीट है वो आ रही है, तो ये प्लेन नजर आ रहा है, ये वाला, इस प्लेन पे ध्यान, ये वाली दीवार कमरे की, ठीक है। अब इसी तरह का एक सरफेस यहाँ भी तो हो सकता, देखो देखो, मतलब इस कमरे में मैंने एक दीवार और खींच दी जो इसके पैरेलल है, ये वाली, देख रहे हो? इस पूरी दीवार पे टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। अब एक दीवार यहां और बना दो, ये, उस पर भी टेम्परेचर क्या रहेगा, और ये आखिरी, इस पर भी टेम्परेचर क्या रहेगा, ये गेट वाला पार्ट, ऐसे जा रही है। तो कुछ समझ भी आ रहा है? तो क्या अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं जिनसे हीट का वेरिएशन अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग जब लाइट पढ़ते हैं तो लाइट में हम लोग पॉइंट सोर्स बोलते हैं, लाइन सोर्स बोलते हैं, और ये जो डायरेक्शन है ना इस तरह से आने का, इसको हम लोग बोलते हैं कि सोर्स जो है वो इन्फिनिटी पे पड़ा था। तो इनफाइनाइट से आने वाले सोर्स की जो लाइट है क्या वो पैरेलल हो जाएगी? वो लाइट कैसी हो जाएगी? क्योंकि इन्फिनिटी पे पड़ा है। अब रेज असली में थोड़ी इन्फिनिटी से आ रही हैं, पर क्योंकि इतनी दूर से आती हैं तो वो करीब करीब क्या हो जाती हैं, पैरेलल। करीब करीब क्या हो जाती हैं? ये तो आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा? पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, जानते हो ना ये बात? पैरेलल लाइंस मिलती नहीं है, वो लाइंस पैरेलल होती हैं। गलत है ना ये तो? पैरेलल लाइंस मिलती हैं पर कहाँ? जहाँ मिलती है वहाँ आप पहुँच ही नहीं सकते, पर मिलती ज़रूर है।
क्योंकि हमने इन्फिनिटी देखा ही नहीं है, और इसलिए उनका मिलन भी नहीं देखा। तो कुछ लोग बोलते थे पैरेलल लाइंस नेवर मीट, अरे दे मीट बट वेयर, तो ये वैसी ही लाइंस है, ठीक है। अब मान लो लाइन सोर्स होता, तो इस लाइन सोर्स में से अगर हीट ट्रेवल कर रही होती तो वो ऐसे हर डायरेक्शन में कर रही होती, बोलो ऐसे करती ना सब तरफ, आगे पीछे सब जगह। तो जब हमने इस वाले लाइन सोर्स के लिए फिगर बनाया तो देखो क्या बन गया, दिखा किसी को? क्या है ये? सिलेंड्रिकल बन गया, ठीक है ना। तो ये लाइट के अंदर, वेव्स के अंदर, दोनों के अंदर सारा मामला क्या चलता है? सेम सेम चलता है। तो ये वाले कौन से सरफेस हो गए? प्लेनर। ये कौन से हो गए? सर्क्यूलर। ये कौन सा हो गया? ये कौन से हो गए? बना लो जल्दी से। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें, है ना, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए इनका। लास्ट टाइम में वो तो बता दिया था ना मैंने, स्फीयर वगैरह बना के, नहीं बताया था? स्फेरिकल बता दिया, आपने वो बनाया था नहीं बनाया था? अब बल्ब वाला जो बताया था, बनाया ही नहीं कॉपी में। कहाँ बनाया? गायब दिख रहा है मेरे को, तो दोबारा बनाना पड़ेगा। ये अगर पॉइंट सोर्स था तो ये स्फेरिकल हो गया, ठीक है। अच्छा याद करो, आप लोगों ने एक लाइन लिखी थी कि हीट का जो फ्लो है, देखो लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन हम लोगों ने क्या लिखी है? हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, देखा? अब यहाँ पर देख, हीट कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे कर रही है ना, बोलो कर रही है कि नहीं? यही तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। क्या ये इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर है? ये आपके सरफेस है, दीवार सरफेस है, ऐसे ऐसे आ रही है ना निकल के, तो परपेंडिकुलर नहीं हो गया? हो गया। ऐसे ही यहां पर देखो, ये ऐसे देखो परपेंडिकुलर है, नजर आया किसी को? तो इस तरह से हमेशा इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही सारे काम होने वाले हैं, ठीक है। यहां पर भी हमेशा एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहां पर देखो एंगल हमेशा कितना है? 90 डिग्री। भांति भांति प्रकार के आइसोथर्मल सरफेस। तो जो लाइन लिखी है उसका प्रूफ यहां पे आपको नजर आता है। रेट ऑफ कंडक्शन बिटवीन आइसोथर्मल सरफेसेस, बेसिकली हम हीट कंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। और ऐसा मान लिया गया कि आपके पास में एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है बच्चों? L, और इसका एक एंड है टेम्परेचर T1 पे, जबकि दूसरा एंड है टेम्परेचर T2 पे। साथ में हमें यह दे दिया गया कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो आप लोगों को पता है टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा क्या वहाँ से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट करंट जाएगा? वेरी गुड। तो ये आपके डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट था जो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है। एंड व्हाट कैन वी से इन दिस केस कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे
उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये पाया गया कि जो dq बाई dt था, मतलब हीट करंट की बात कर रहा हूँ, dq बाई dt इज व्हाट, हीट करंट, इट वाज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। किसके प्रोपोर्शनल पाया गया वो, T1 माइनस T2 के। ऑल्सो इट वाज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, क्या बोलते हैं इसको बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काट क्षेत्र, क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, मान लो a। तो दिस dq by dt was found to be proportional to what, temperature difference, higher minus lower. It was also found to be proportional to the area of cross section. साथ साथ it was also found to be proportional to, basically inversely proportional to length. dq by dt was found to be inversely proportional to length। क्या ये बात क्लियर है? ये तीन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जो हम लोगों को पता लगे, और क्योंकि यही तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही थी, तो बोलो तीन चीज़ों के बाद क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तीन प्रोपोर्शनलिटी आ गई तो एक कांस्टेंट लगा के फॉर्मूला बना लूँ, तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला आ गया बताइए, हमारे पास क्या आ गया, dq बाई dt विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज I। इसको और क्या बोला गया बेटा, I मतलब कि हीट करेंट, ITH, थर्मल, शुड बी इक्वल टू व्हाट, बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, KA टाइम्स T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। हीट करेंट, कौन सा करंट था ये, और जो K आप लोग देख रहे हैं ये K क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। भाई कंडक्टिविटी क्या होती है, किसी भी मटेरियल की एबिलिटी जिससे कि वो हीट को कंडक्ट कर पाए, है ना, कितना अच्छे से कोई कंडक्ट कर रहा है ये कौन बताएगा, K। तो K की वैल्यू ज़्यादा तो मटेरियल बढ़िया हीट कंडक्शन करता है, K की वैल्यू कम तो बेकार हीट कंडक्शन करता है। बात समझ आ रही है? जैसे अपन बोल रहे थे ना मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे कि मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, किसके कारण होता है उसमें कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। नॉन मेटल्स बेकार कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के और कोलाइड होके आगे की तरफ लेकर जाते हैं हीट को। याद करो, ये सब बात हम लोग कर चुके। तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, नाम क्या है बेटा इसका, के। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। किसकी प्रॉपर्टी है, तो ब्रैकेट में हम लोग इसमें क्या लिख लेंगे, मटेरियल प्रॉपर्टी। ज़्यादा होगा तो बढ़िया होगा, कम होगा तो बेकार कंडक्टर होगा। ठीक है, कोई बात बेटा, बहुत खुश लग रहे हो, पहली बार आया क्लास में तो इतना खुश कैसे हो रहा है, वैसे ही जनरली। तो ध्यान दो इधर, dq बाई dt के आगे ITH KA बाई L T1 माइनस T2। ठीक, पर देख हम लोग चाहते थे कि इसको अपन लोग थोड़ा सा उस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें जिसके अंदर हम इसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डाल सकें। वो क्यों, क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह है ना, कई बार कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, इन दैट केस अपन लोग ये सब फॉर्मूले फिर काम में नहीं ले पाते। जब ये सब चीज़ें चेंज होती हैं ना तो आई भी चेंज हो जाता है उसी के हिसाब से। तो हम लोग इसीलिए इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखे, विच सेज दैट dq बाई dt इज इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस KA टाइम्स dt अपॉन dx, माइनस KA टाइम्स dt अपॉन dx। ये हमारा नया फॉर्मूला है। ये dt बाई dx क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अरे याद करो, व्हाट इज dt बाई dx, अच्छा dt इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस T1। अपना फॉर्मूले में तो T1 माइनस T2 था ना, पर यहाँ पर क्या है, T2 माइनस T1, तो यहाँ माइनस साइन लगना चाहिए। या फिर आप इस माइनस साइन के पीछे क्या रीजन दे सकते हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता है या घटता है, कम होता है। भाई यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ तो कम है ना, तो आगे जाते जाते टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इसलिए भी माइनस साइन यहाँ पर मौजूद है। क्या ये बात क्लियर है सबको, श्योरिटी के साथ? इस वाले लॉ को फोरियर ने दिया था, एक साइंटिस्ट हुआ करता था फोरियर। फोरियर नहीं, 4 साल का साइंटिस्ट नहीं था बेटा इसको फोरियर्स लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, 4 इयर्स का साइंटिस्ट। सर हमें देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, क्या हुआ, कोई खास बात, बड़े खुश लग रहे हो जनरली आप, बहुत दिन बाद क्लास आए इसलिए खुश हो, खुशी नहीं मिलती क्लास आके,
गम हो जाता है, खुशी होती है क्लास आके। गुड, आइए देखें। हाँ भाई मिस्टर आदित्य, ये कुछ आ रहा है समझ में? और तू रोज नहाया कर, एक गोरे होने का फायदा उठा रहा है। गोरा है तो लोगों को लगता होगा रोज नहाता होगा। ये सब घर वालों की देन है बेटा। चलो सुनो, एक क्वेश्चन सुनो। होता क्या है ना, जैसे अपने यहाँ से रॉड वॉड दे रखी होती है, रॉड की लेंथ मान लेते हैं अपने पास में L है, ये टेम्परेचर है बेटा T1 और ये टेम्परेचर है T2, और अपने को क्या बोल दिया, T1 इज ग्रेटर देन T2। ये कहानी हमें बोल दी गई। और इस रॉड के बारे में बोला कि जो रॉड गिवन है दिस इज लैग्ड एंड स्टडी। कैसी है बेटा? लैग्ड एंड स्टडी। लैग्ड का क्या मतलब होता है कि इसका सराउंडिंग में किसी भी प्रकार का कोई हीट लॉस नहीं है। लैग का क्या मतलब है? सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम क्या करते हैं, इसके कर्व्ड पोर्शन को इंसुलेट कर देते हैं सराउंडिंग से। सराउंडिंग से क्या कर दिया जाता है? इंसुलेट कर दिया जाता है। और आपको बोला इसका TX ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ बनाओ? क्या हो गया, ऐसे डर क्यों गए? आपको छोटा सा एक ग्राफ बनाने को ही तो बोला है। कौन सा ग्राफ? TX ग्राफ। अच्छा, ये ग्राफ बनाने से पहले एक चीज याद आई मेरे को, K की यूनिट बताओ। यूनिट ऑफ K, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। इतना क्या सोच रहे हो, बताओ ना। अच्छा, व्हाट इज dQ by dt? हीट। अरे हीट पर सेकेंड है वो। dQ by dt क्या हो गई? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया? पावर। अरे बेशरम लोगों, व्हाट इज जूल पर सेकेंड? पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम, भूल गए क्या? तो जूल पर सेकेंड है ना। और ये क्या है? एरिया। ये है टेम्परेचर। ये देख, ये K, इसकी यूनिट निकालनी है। इधर क्या लिखा हुआ है? पावर। असली में इस करंट की यूनिट क्या है? वॉट। ये जो करंट आएगा ये किस में आएगा? वॉट में आएगा। समझ गए ना? हाँ, तो देख K की यूनिट निकालनी है। ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, और ये टेम्परेचर। तो K की बता कितनी आ गई यूनिट? kg। वॉट, वॉट क्या? वॉट तो बताना है तुम्हें। वॉट इज द यूनिट ऑफ K, ये तो पूछा है। वॉट वॉट कर रहे हो, बोलो क्या आएगा? वॉट पर मीटर केल्विन। वॉट पर मीटर केल्विन। नजर आ गया? जबरदस्ती आ गया। सही है ये? कैसे नहीं है सही? अच्छा देख, 1 मीटर ये कट गया, 1 मीटर नीचे चला गया, वॉट पर मीटर बन गया, और ये केल्विन का K चला गया। यही तो लिखा है। यूनिट बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है, क्या कर रहे हो बच्चों? अभी वार्म अप नहीं हुआ आके, है ना? कोई नहीं, अभी अगले संडे टेस्ट होगा, वार्म अप भी हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। अगले होगा या उसके अगले होगा? 18 को आएगा। 25 ही तो है, अगला संडे 25 को ही तो आएगा। ये संडे 18 को आएगा। कमिंग संडे होता है और एक नेक्स्ट संडे होता है ना? चलो, हाँ, अब वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं। वो लिख लेना आप लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला, इसका कौन सा ग्राफ बनाना है बेटा? TX ग्राफ। अब एक चीज बताओ, अपना फॉर्मूला हमें क्या बोलता है? dQ by dt इज व्हाट? I, या फिर क्या बोल दिया जाए उसको, बोलो -Ka टाइम्स dt by dx। बोलो सही है? अब एक चीज देखना, अगर मैं dt by dx की वैल्यू निकालूं तो वो क्या है? देख, हीट करंट तो कांस्टेंट है इसमें। हीट करंट क्योंकि कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देख, एरिया भी कांस्टेंट है। एरिया चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या तुम्हें? एरिया पूरी रॉड का कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एरिया वाली रॉड है। तो I अपॉन Ka की वैल्यू इज dt by dx। यहां से अगर मैं dt by dx की वैल्यू लिखूं तो क्या आ रही है बता? -I अपॉन Ka, जिसमें I और A तो कांस्टेंट है। I और A क्या है? तो क्या नेगेटिव स्लोप आने वाली है? स्लोप कैसे आने वाली है? अच्छा, K तो वैसे ही कांस्टेंट है।
के तो ऐसे ही कांस्टेंट है, तो नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप क्या बता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप बना सकते हो, टी और एक्स। ये बात समझ में नहीं आई जो मैंने बोला? आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, के तो पहले ही कांस्टेंट होता है यार, बट किसी भी मटेरियल के लिए बोलो होता है कि नहीं? तो यहां पर टी एक्स ग्राफ कैसा आ जाएगा? स्लोप नेगेटिव चाहिए ना, आगे खत्म? नहीं आया समझ में? दैट्स इट। ये स्लोप नेगेटिव है, ये दिख गया आपको? थीटा 90 से बड़ा दिख गया आपको? कहां से दिखा? कैसे देखते हो थीटा? यहां से ऐसे, जानते हो ना? गुड, जल्दी से बना लो। और ये मान लेते हैं इसका पहला केस था जिसमें लेग्ड और स्टेडी दे रखी थी। इसी का दूसरा केस कर लेते हैं जिसमें अनलेग्ड और स्टेडी दे रखी। वापस से टी एक्स ग्राफ बना, करिए। अनलेग्ड का मतलब क्या हो जाएगा? इस बार हीट लॉस होगा सराउंडिंग। लैग का मतलब लिख लेना, देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग। पता लगे पता ही नहीं लग रहा लैग का क्या मतलब है। मैं लिख देता हूं यहां, और अनलेग्ड का मतलब क्या होगा? हीट लॉस हो सकता है। अब सोचिए जैसे यहां पर सोचा था, चलो यहां देखो अपन करते हैं। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा, या फॉर्मूला विल चेंज? अरे फॉर्मूला विल चेंज क्या है इसके लिए? तो अनलेग्ड और स्टेडी का क्या मतलब है कि बाहर हीट लॉस होगा, मतलब अब करंट चेंज होगा। अब आपका जो करंट है वो पहले की तरह कांस्टेंट नहीं रहा, ठीक है? और क्योंकि इस बार के तो अभी भी कांस्टेंट है, एरिया भी अभी भी क्या है, बट व्हाट इज नॉट कांस्टेंट? आई। आई चेंजेस। आई वेरिएबल क्यों हो गया? हाँ, क्योंकि हीट लॉस हो रही है सराउंडिंग्स को, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोल, यही डी टी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो है क्या? वही माइनस आई अपॉन के ए। बोलो है कि नहीं? और आई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आई क्या हो रहा है बेटा? तो आई अगर डिक्रीज हो रहा है, इन दैट केस जब आप लोग डी टी बाई डी एक्स ग्राफ बनाएंगे तो आई हमें क्या दे रहा है? डी टी बाई डी एक्स ही दे रहा है ना। आई असली में क्या है? डी टी बाई डी एक्स। ये जो डी टी बाई डी एक्स है क्या ये स्लोप है? और स्लोप हो रही है डिक्रीज। स्लोप क्या हो रही है? नेगेटिव भी है और डिक्रीज भी हो रही है। स्लोप नेगेटिव तो दिख ही रही है ना बेटा, माइनस आई है, तो ये तो मतलब ही नहीं है के और ए का, ये तो कॉन्स्टेंट्स है। तो हमारे पास क्या बचा? डी टी बाई डी एक्स इज माइनस आई। डी टी बाई डी एक्स इज वॉट? अब ये जो माइनस आई है, ये माइनस आई घट रहा है या बढ़ रहा है? क्यों घट रहा है? क्योंकि सराउंडिंग में हीट लॉस हो रही है। क्योंकि सराउंडिंग में आई घट रहा है मतलब स्लोप घट रही है, और स्लोप है नेगेटिव। स्लोप कैसी है? ध्यान से देखना, मैं जो बनाने वाला हूं आपको याद भी होगा, ध्यान दो। यहां स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप ज्यादा, नीचे स्लोप ज्यादा। वाह, भूल गए फिसल पट्टी वाला तरीका? भूल गए फिसल पट्टी? हाँ, बच्चा बिठाओ तो फिसल पट्टी तो चाहिए उसके लिए, ऐसे थोड़ी ना बच्चा बिठा देता है। बच्चा याद है, ये नहीं याद है फिसल पट्टी भी थी। यही तो गड़बड़ हो जाती है ना। ये बच्चा तेज फिसलेगा जो यहां बैठा है, या नीचे वाला तेज फिसलेगा? ऊपर वाला तेज फिसलेगा यार, नीचे वाला धीरे फिसलेगा। तो ये स्लोप ज्यादा है और ये स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप है ना, क्योंकि आई भी क्या हो रहा है? घट रहा है। डिक्रीजिंग स्लोप टी एक्स का, ठीक है? जल्दी से एक चीज बताना मेरे को, ये स्लोप बढ़ रही है घट रही है? इसकी स्लोप बढ़ रही है घट रही है?
बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है? घबड़ रही है। सर घबड़ रही है। आप जोड़ लो सर, जो जोड़ना है आ गया है ना। अरे कुछ तो सही बोला करो बे। यहाँ पर अपन ने याद करो बच्चा बिठाया था, फिर याद करो अपन ने यहाँ भी बच्चा बिठाया था। अब देखो ये वाला तेज फिसलेगा कि ये वाला? नीचे वाला तेज फिसलेगा, तो नीचे ज्यादा थी, ऊपर क्या थी? तो स्लोप घट रही है। ऐसे नहीं कि लाइन ऊपर जा रही है तो सब बढ़ रहे हैं। अरे भैया ये इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, पर dy बाई डी एक्स डिक्रीज हो रहा है। dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है समय के साथ। भूल गए यार तुम लोग ये सब? क्या यार, इतने प्यार से मैंने तुम्हें ग्राफ पढ़ाया था और तुम लोग ऐसा रिस्पॉन्स देते हो ना, मतलब एकदम मन करता है कि मैं ही एनाकोंडा बन जाऊं तुम्हारे सामने। बन जाओ सर, कोई बात नहीं, है ना। दागा साहब कैसी रही दिवाली? बढ़िया? मिल लिया सब दोस्तों से जिनसे फोन पे बात करता था? आप लोग देख सकते हैं एरिया भी इस बार चेंज हो रहा है, ठीक है। ये टेम्परेचर T1 और ये टेम्परेचर T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, साथ साथ लेग्ड और स्टडी। TX ग्राफ, ड्रॉ द TX ग्राफ। लेंथ L ले लेना, ऐसे डरना मत, लेंथ नहीं लिखी सर। कैसा? ऐसा? ऐसा कैसा? उसका तो देखा ही नहीं तूने। ऐसा वाला, ये जो अभी यहां बना रखा था मैंने। आप ऐसे ला रहे हैं, आप ऐसे ले जा रहे हैं, और कोई ऐसे वाला, और कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे वाला, पैरेलल टू y एक्सिस। चलो सुनो, यहाँ बताओ, वापस से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। dt बाई डी एक्स इज माइनस आई अपॉन के, बोलो है कि नहीं? इस बार एरिया चेंज हो रहा है क्या? आई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, व्हाट इज चेंजिंग? अब एरिया डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? एरिया डिक्रीजिंग है ना भाई साहब। एरिया अगर डिक्रीज करेगा तो dt बाई डी एक्स बढ़ेगा। चेक करो, ये घटा तो ये भाई साहब श्योर हैं? तो एरिया इज डिक्रीजिंग, मतलब कि dt बाई डी एक्स इज व्हाट? इंक्रीजिंग, है कि नहीं? अब ये बढ़ते हुए ऐसा स्लोप बनाता है। अरे जल्दी बोल, कैसा बनाओगे? बताइए बताइए, ऐसा बनाओगे? चेक करो सही है गलत। ये स्लोप नेगेटिव है, ट्रू और फॉल्स? भाई साहब इतने चांटे पड़ेंगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर इस तरह की चीजें नहीं बता पा रहे हो ना तो बहुत दुखी की बात है भाई साहब। पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। सारा खेल खत्म हो जाएगा बेटा, 11वीं साफ होते 2 मिनट लगेंगे, जिसमें तो ये नया चैप्टर है बिल्कुल। जरा जरा सी चीजें पूछ रहा हूं, कुछ भी याद नहीं आ रही। बोलिए, इसमें स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। कैसे पता लगा? थीटा ग्रेटर देन 90 दिख गया। कहां पर? यहां पर, यहां पर, यहां पर। दागा बात नहीं, सीधे भाई। ये देखो ऐसे देखते हैं स्लोप, जानते भी हो?
बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो दिस स्लोप इज नेगेटिव। वो आनी भी चाहिए, वो आनी भी चाहिए। अब बताओ, जैसे जैसे हम एल में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एरिया घट रहा है या बढ़ रहा है? एरिया घट रहा है तो डी टी बाई डी एक्स बढ़ रहा है ना। तो आपको स्लोप इंक्रीजिंग चाहिए पर नेगेटिव, स्लोप चाहिए इंक्रीजिंग पर चाहिए कैसी? इंक्रीजिंग नेगेटिव। यही तो होती है। ये बच्चा जोर से फिसल रहा है या ये वाला जोर से फिसल रहा है? ये जोर से फिसल रहा है ना, तो इंक्रीजिंग स्लोप भी है और नेगेटिव भी है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया था, वेरी गुड। ये कुछ दिमाग में भी आ रहा है या सब कुछ दिल में जा रहा है? हैं सर, ये दिल में आता है दिमाग में नहीं है। स्टार बना के लिखना, अनलेस इट इज मेंशन्ड, अनलेस it is mentioned, assume the rod or the given object, unless it is mentioned, assume the rod or the given object to be legged and steady. Assume the rod or the given object to be लेग्ड एंड स्टडी। अगर कुछ नहीं दे रखा तो अपने आप ही क्या मान के चलेंगे? लेग्ड और स्टडी है। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको ये टर्म लिखी हुई मिले, लेग्ड एंड स्टडी। हो सकता है नहीं मिले और मैक्सिमम में नहीं मिलती, तो ऐसे में आपको अपने आप मान लेना है कि सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं है, कोई हीट लॉस नहीं है और सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, आइडियल केस जैसा। क्या ये बातें क्लियर है सभी को? आओ आगे बढ़ो। आपको एक 2 मीटर की रॉड गिवन है, यहाँ 100 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री। आपको यहाँ से शुरू करते हुए 0.5 मीटर के बाद टेम्परेचर बताना है, क्या होगा? यहाँ से शुरू करके 0.5 मीटर आगे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर्स फ्रॉम द 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑफ द रॉड? बताएं। एरिया कांस्टेंट है, मटेरियल का के भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू के है, ठीक है? के कॉमा ए 75 नहीं आया? चलो यहां देखो, अपना फॉर्मूला हमें क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। व्हाट डज द फॉर्मूला टेल अस? के टाइम्स T1 माइनस T2 अपॉन L इज हीट करेंट, और वो इस पूरे में कांस्टेंट है। अरे हीट करंट में थोड़ी ना चेंज आएगा, बातें नहीं आपस में। यहाँ देख, यहाँ हीट करंट में कोई चेंज आना चाहिए क्या? आएगा ही नहीं, एरिया वगैरह सब कुछ कांस्टेंट दे रखा है, तो हीट करंट विल बी सेम। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये टेम्परेचर T है तो जो हीट करंट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, 100 से लेके T एंड तक होगा, क्या वही हीट करंट यहाँ से यहाँ तक होगा? वेरी गुड। ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 1.5 मीटर। फॉर्मूला लिखें तो हमने क्या लिखा? I फॉर 0.5 मीटर शुड बी इक्वल टू I फॉर 1.5 मीटर। बोलो सही है? I फॉर 0.5 मीटर इज व्हाट? के ए टाइम्स T1 माइनस T2। T1 इज व्हाट? T2 पता नहीं है। अरे ये पता है क्या? यहां से यहां तक लगा रहा हूं तो यहां तक की लेंथ भी लिखूंगा। व्हाट इज द लेंथ? 0.5 शुड बी इक्वल टू के टाइम्स। अब क्या यहां से लेके यहां तक? यार बोल ही नहीं रहा, तो यहां से लेके यहां तक जाऊंगा तो क्या लूंगा? बोलो, T माइनस 0 अपॉन लेंथ यहां तक की
1.5 सबको दिखा के ये खत्म हो गया, ये दोनों ऐसे ही काट दूं डायरेक्ट, क्या बेटा 3 टाइम्स बोल क्या 300 और ये 3t, ये हो गया 4t 75। टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में ही नहीं आया सर? सभी को आया? अब इसको करने का शॉर्ट ट्रिक दिख गई होगी, दिख गई थी यार, 2 मीटर की है, आई करंट इज कांस्टेंट, यहां 100 है तो यहां कितना मिलता होगा 75, बीच में होगा 50, यहां होगा 25, यहां होगा 0। क्या हो गया? नहीं कर पाए भाई, यहां 100 है और यहां क्या है बेटा यूनिफॉर्म रॉड है या नहीं है? इज द रॉड यूनिफॉर्म और नॉट? बिकॉज द रॉड इज यूनिफॉर्म, तो यहां अगर 100 है यहां अगर 0 है तो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल ड्रॉप दिखेगा ना बेटा। तो 0.5 पे कितने दिखेगा 25, अगले 0.5 पे 50, अगले 0.5 पे 75, अगले पे 100, तो यहाँ पे 25 का ड्रॉप होके कितना हो गया 75, यहाँ और 25 का होके क्या हो जाएगा 50, यहाँ बोलो 75 मतलब 25 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा। तो मन में सोच सकते थे पर प्रॉपर तरीका तो यही है, ठीक है। ऐसे केसेस में तो हो जाता है, पर अब मान लो के वगैरह वेरिएबल हो किसी रॉड का, तो हमारी हालत क्या हो जाती है उसमें खराब। हालांकि कुछ खराब होने जैसा होता नहीं है, पर तो भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट करें, आओ। ध्यान से करना, ये टेम्परेचर है बेटा 150 और ये टेम्परेचर है 0। आपको टेम्परेचर निकालना था यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2, दोनों जंक्शन पे टेम्परेचर निकालना। इतने पोर्शन की लेंथ L, इतने की 2L, इतने की 3L, इसका K, इसका 2K, इसका 3K, ठीक है। एरिया कांस्टेंट, एरिया में कोई चेंज नहीं है, एरिया इज कांस्टेंट एवरीवेयर, राइट। करिए, आओ चेक करें भाई। ITH विल बी कांस्टेंट, ITH कैसा रहेगा, ITH क्योंकि कांस्टेंट रहेगा। अरे सब लेग्ड और स्टडी है भाई, गिवन नहीं है तो क्या मान के चलना है, लेग्ड एंड स्टडी। तो बोलो बिकॉज ITH विल बी कांस्टेंट, तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ सेम है, तो बोलो क्या लिखा। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का बोलो, I for L should be equal to I for 2L, तो I for L बताइए कितना है, KA टाइम्स बोलिए 150 माइनस T1 अपॉन L, चलेगा। शुड बी इक्वल टू, यहाँ बोलो ये T1 ये T2, तो 2KA इंटू T1 माइनस T2 अपॉन क्या बेटा 2L। अब लेंथ 2L है, सही, कुछ कटरा पिट रहा है। KAL 2 आपके पास में क्या आया बताइए, 150 माइनस T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2। देखा किसी को? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बेटा आपने इस वाले पार्ट की बना ली, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सेम ही तो होगा, तो बोलो क्या आ जाएगा, I for 2L शुड बी इक्वल टू I for 3L। बोलो क्या लिखा I for 2L, बोल ही नहीं रहे, बोलो क्या लिखा
2k टाइम्स, आगे बताइए। हाँ यहाँ बोलिए जल्दी से। I for 2L शुड बी इक्वल टू I for, तो क्या बेटा 2k तो ये हो गया, 2k टाइम्स कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन क्या बच्चों 2L, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट 3k इंटू T2 माइनस 0 अपॉन, बता सही है, बोलो क्या आ जाएगा। एक और इक्वेशन बनेगी देख, 2k 2L, 3k 3L सब कट गया, अरे 3 से 3 कट गया, k 2 से 2 L से L, ऐसे मत सोचना इससे ये काट दिया, ऐसे सोच रहे ना, क्या आएगा तो सही सोचेगा, तो बोलो क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, मतलब क्या T1 इज 2T2, T1 इज व्हाट, बोलते भी नहीं हो, एंड बिकॉज T1 इज 2T2 तो क्या यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ से बताइए क्या आ जाता है, यहाँ से क्या आ गया बोलो, T2 इज व्हाट 50 एंड T1 इज व्हाट, आ गया सबका, वेरी गुड। अब इसमें बताओ ये इतना लंबा करने की जरूरत थी या 2 से भी आंसर आ जाता, पहले और तीसरे से आ जाता है या पहला दूसरा और तीसरा तीनों लेना जरूरी है। अरे यहां देख इक्वेशन के, इसको और इसको देख, ये लिखा हुआ है और यहीं पर ये भी लिखा हुआ है, तो क्या इनडायरेक्टली ये और ये बराबर हो गए। अरे यार बोल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, कुछ बात है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नई नई चीज है उसमें, क्या हो गया, इसमें काइनेमेटिक्स अप्लाई कर रहा हूं क्या। अरे ये नहीं आया क्या, ये और ये एक ही चीज है या अलग अलग है, एक ही चीज है। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो क्या ये इसके बराबर होगा, नहीं कर सकते, ये और ये और वो और ये इसका तो ये इसका, नहीं आया इसका किसका किसी को पता नहीं लग रहा है ना, तो रहने ही दे बेटा। पांच बार मिल के आया है, ये साफ सफाई के लिए भी बुला लिया होगा ना कि तुम झाड़ू करना मैं तुम्हें देखूंगा, है ना। अच्छा अभी तो पॉइंट है देखूंगा है कि देखूंगी है या देखेंगे है, तीनों ही पार्ट्स में अलग अलग कहानियां बन सकती हैं, है कि नहीं। चलो सुनो, यहाँ पर एक कंटेनर है हमारे पास जिसमें इसके थ्रू हीट का जो ट्रांसफर है ना वो हो रहा है, ठीक है, और इस वाले कंटेनर में वी हैव सम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंटेनर में क्या है बेटा हमारे पास, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लोग कैलोरीमेट्री की क्लास मिस कर गए थे उन लोगों के लिए 7 तोपों की सलामी, पर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा 160 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर्स, ठीक है, और K की वैल्यू भी ले लेते हैं। K की वैल्यू गिवन है 21 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। अरे एरिया भी बता रहा हूँ, रुक तो सही, तू क्वेश्चन लिख पहले। फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड per second, find the amount of ice melted per second if the area is 0.1 meter square। एरिया कितना गिवन है इसमें 0.1 मीटर स्क्वायर, टोटल लेंथ 2 मीटर है, यहां तक मत मान लेना है ना। कितनी बर्फ पर सेकेंड पिघलने वाली है ये आपको बताना है।
दैट पार्ट इज 160 डिग्री सेंटीग्रेड और ये पार्ट कितने डिग्री पे है? 0 है कि नहीं? अरे यहाँ बर्फ भर दिया अगर 0 पे तो 0 पे ही होगा ना ये वाला पार्ट। तो बताइए कितनी बर्फ पर सेकंड पिघल रही है? कर रहे हैं। चलो देखो क्या कर रहे हैं, सुनो। सबसे पहले तो आई पता कितना है? आई तो बोलते के टाइम्स T2 माइनस सॉरी T1 माइनस T2 अपॉन L। के बोलिए 21, एरिया बोलो 0.1, के इंटू ए हो गया। व्हाट इज T1 माइनस T2 अपॉन L? L इज व्हाट? ये कितना आया? 160। माइनस में क्यों आएगा यार? क्या हो गया तुम्हें? अरे ये समझ में आया जो लिखा है? माइनस में क्यों आएगा? फोरियर लॉ लिखा है मैंने फोरियर लिखा है या नॉर्मल इक्वेशन लिखी है? तो फिर क्यों माइनस में लिखूं? मैंने dt बाई डी एक्स करके लिखा है, क्या डिफरेंशिएट किया है इसको? तो फिर क्यों माइनस लगाऊं जबरदस्ती? अरे यार आपस में क्यों किए जा रहे हो यार? मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, अपनी अलग ही रामायण चल रही है। क्या सिखा रहे हो उसको? हैं? फॉर्मूला पूछ रहा था, समझ नहीं आया तेरे को फॉर्मूला? ये दिख गया? अब अगर ये आप लोगों को दिख गया है तो आप लोग बताइए ये वाली जो हीट सप्लाइड है किसको सप्लाई हो रही है? आइस को। आइस पिघलेगी तो ml लगाओगे ना, खत्म। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? q बाई एल। अरे q इज ml, q इज व्हाट? क्योंकि q की वैल्यू ml होती है तो m की वैल्यू q बाई एल नहीं हो जाएगी? और आपको क्या dm बाई dt निकालना है? मास पर सेकंड निकालना है ना, हाउ मच आइस मेल्ट्स पर सेकंड। तो वो पर सेकंड निकालना है तो असली में ये q की जगह क्या बेटा dq बाई dt डलेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? 168। मतलब dq बाई dt की वैल्यू कितनी हो गई? 168 जूल पर सेकंड अपॉन L क्या होता है आइस का? 50। शर्म थोड़ी आ रही है? 80। पर बेटा आपको तो आंसर केजी में देना होगा, तो इंटू 4200 कर दूं जूल पर केजी के लिए। वेरी गुड। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? सॉल्व कर लो। 42 इंटू 8 करो, वैसे ही जा रहा है ये तो। 8 से कितनी बार गया? 21 और ये 2 0.5 आ रहा है। सही लिखा है ना मैंने? यूनिट चेक कर लो यार एक बार, है ना? केजी। अच्छा एक और है ना, रुक जा, ग्राम पर सेकंड है। 2 जीरो है ना नीचे, तो ये 0.5 ग्राम पर सेकंड आ रहा है। अबे ये देख 1 2 3 नजर नहीं है? और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 21, नीचे है 42, हाफ हो जाएगा। अरे यार ये 21 ये 42 तो 2। अब देख लो, वन बाई 2 को हाफ नहीं लिख सकता, वही तो लिखा है। तो दिस इज 0.5 ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, केजी में आंसर नहीं आएगा, केजी में तो अलग आएगा। चलो एक और कर। इस बार बेटा वाटर के बना। ठीक है, इस बार क्या गिवन है बच्चों आपको? वाटर गिवन है।
यहाँ टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी जो है इट इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। के की वैल्यू ले लो 20 वॉट पर मीटर केल्विन। सारी वैल्यूज हो गई, एरिया रह गया है ना। एरिया क्या लोगे बताओ? 0.1 लिया था ना पहले, इस बार ले लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं यूनिट कन्वर्जन में तुम लौटते हो क्या करते हो। इस बार एरिया जो गिवन है वो कितना है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, पानी उड़ेगा या पानी पिघलेगा? शर्म थोड़ी आ रही है, पानी पिघलता है। पानी उड़ेगा, स्टीम बनेगा ना। हाउ मच स्टीम इज फॉर्म पर सेकेंड? पानी पिघलेगा। हाउ मच स्टीम इज फॉर्म्ड पर सेकेंड? प्रति सेकेंड कितनी स्टीम बनेगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैं ही बता देता हूँ, 2 × 10⁶ जूल पर केजी स्टीम की जो होती है। ये तो सुना ही नहीं होगा ना ध्रुव, ये तो पढ़ा ही नहीं था अपन ने तब तक, है ना। वेरी गुड बेटा। और जा 28-29 तारीख को मिली खुशी इसकी पढ़ी तो, और जल्दी चलाया था। 0.3 आ रहा होगा, पहले आई निकाल लें। चलो बताओ व्हाट इज आई? के की वैल्यू 20। अरे इधर ध्यान दो, एरिया बोलो कहाँ चला गया? 1 मतलब 10⁻⁻⁴ जानते हो ना। इंटू T1 - T2 कितना हो गया? 400 - 100 बोलो सही है। अपॉन लेंथ कितनी है? 2। ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया? 0.3 जूल पर सेकेंड। और बेटा ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है? पानी को स्टीम बनाने में। तो वही Q = ml। वापस क्या अप्लाई कर दें? Q = ml। तो बोलो क्या आ गया? M = Q/L मतलब 0.3 अपॉन 2 × 10⁶। ये आपको गिवन है ऑलरेडी जूल पर केजी में। इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर जिन लोगों ने क्लास की होगी उन लोगों को सबको याद होगा, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे सवाल भी किए थे। कभी बर्फ पिघल रही थी, कभी बर्फ आधी पिघल रही थी, तो कभी पूरी पिघल रही थी, कभी उसका 1% पिघल रहा था। याद करो, कुछ नहीं याद है? जो आई थी की थी ना क्लास। हाँ, आंसर आ गया। कितना है बेटा? कितना आ रहा है? 1.5 × 10⁻⁷ kg। 1.5 × 10⁻⁷ kg पर सेकेंड। आप पे भरोसा कर रहा हूं, कर सकते हैं? वेरी गुड। हो गया, चलो आगे बढ़ो। एंड डालो बेटा, एनालॉजी विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बचपन का याद होगा ना, V = IR, याद है? करंट वरेंट बहाते थे अपन, बस उतना ही आवश्यक है, ज़्यादा कुछ आवश्यक नहीं है, है ना। ज़्यादा टेंशन मत लेना इस पर ये पार्ट ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है जो अब आ रहा है, ध्यान दें। ऐसा याद करो, अपने पास में ऐसे एक रेजिस्टेंस होता था, उसको अपन ऐसे बैटरी से जोड़ देते थे, याद है? और फिर बोलते थे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो करंट कितना बहेगा? V/R। याद है? ये V क्या होता है बेटा? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों होता है ये? क्योंकि अगर ये V है तो यहाँ पे भी V है और यहाँ पे क्या है? 0।
तो आपका जो मटेरियल है ना, जो आपका रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाता है। उसके अक्रॉस क्या देखा जाता है? बड़े डंडे की तरफ हायर लेते हैं, छोटे डंडे की तरफ लोअर लेते हैं, और लोअर को हम लोग जीरो मान लेते हैं। या फिर आप क्या ले सकते थे यहाँ पे -v और यहाँ ले लेते 0। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ आर के अक्रॉस? v - 0। डिफरेंस किसकी बात कर रहा हूँ? डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो इसके अक्रॉस डिफरेंस क्या हुआ? v माइनस। तो असली में जो I इक्वल्स टू अपन लोग v/r लिखते थे, इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट निकालते थे। क्या निकालते थे? अब हमारे पास में क्या चीजें आ रही है? रॉड वॉड आ रही है, उसके अंदर हीट बह रही है, थर्मल करंट निकाल रहे हैं कि नहीं? इस तरह से हमें एक रॉड दे देते हैं, हमें बोल देते हैं यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है। यही तो कहानी चल रही है। और ये बोलने के बाद में क्या बोलते हैं साथ साथ? T1 इज ग्रेटर देन T2। इसकी लेंथ दे देते हैं अपने को L और K दे देते हैं साथ साथ, और अपने को क्या हो रहता है? I इक्वल्स टू K टाइम्स T1 माइनस T2 अपॉन L। बोलो कहते हैं कि नहीं? तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये कौन सा करंट है? हीट करंट। और ये है अपना सादा करंट। बोलो है कि नहीं? तो डिफरेंस वाली जो टर्म है, क्या वो टेम्परेचर की हो गई? और बची हुई टर्म किसकी हो गई? रेजिस्टेंस की। बची हुई टर्म किसकी हो गई? मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इट कैन बी ट्रीटेड एज पोटेंशियल डिफरेंस। जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की तरह। और जो बची हुई टर्म है वो क्या बन जाती है? आर। वो क्या बन जाती है? आर मतलब रेजिस्टेंस, उसका नाम हो जाता है थर्मल रेजिस्टेंस। नाम क्या हो जाता है? तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये वाली टर्म क्या हो गई आपकी? 1/r। 1/r है ना? नीचे है ना बेटा आर, तो इसमें तो इससे जोड़ के देख रहा हूं मैं डायरेक्ट। तो v माइनस 0 तो क्या हो गया? v। यहां v माइनस 0 क्या है? T1 माइनस T2। अरे बोलो भाई। तो ये टर्म अलग हो गई। और 1/r क्या है? ये पूरा, ये r नहीं है, ये 1/r है। ये क्या लिखा हुआ है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि I इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन RTH। बोलो कह सकते हैं? बोल ही नहीं रहा है। I इक्वल्स टू क्या हो गया? T1 माइनस T2 अपॉन वेयर RTH इज व्हाट? RTH की वैल्यू क्या है? L अपॉन K या K/L? L अपॉन K। दिखा किसी को? वेरी गुड, समझने वाली बात है। ये 1/r है बेटा। ये क्या लिखा हुआ है? तो इसलिए ये L अपॉन K है, K/L नहीं है। ठीक है, तो लेंथ L हो गई, K क्या हो गया आपका? वही कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और A फॉर एरिया। A फॉर क्या हो गया? वेरी गुड, समझ पाए आप लोग? नोट कर लीजिए। तो ये एनालॉजी होती है इसकी ओम्स लॉ के साथ, रिलेशन बनाता है हम लोग कि वो ऐसा दिखता है तो ऐसा दिखता है। याद करो रोटेशनल में किया था ना अपन ने, F इक्वल्स टू dp/dt, टाउ इक्वल्स टू dl/dt। उसको एनालॉजी टर्म दिया गया है। क्या टर्म दिया गया? जैसा वो वैसा ही है। क्वेश्चन आते थे ना बचपन में आपको, डॉक्टर इज टू मेडिसिन एज इंजीनियर इज टू। ऐसे वो क्वेश्चन नहीं होते थे वो मेंटल एबिलिटी वाले, भूल गए? मेंटल एबिलिटी कैसी बात कर रहे हो सर? मेंटल बताओ सर, एबिलिटी का तो पता नहीं। नोट कर लीजिए, ये थर्मल रेजिस्टेंस। सीरीज पैरेलल की कहानी याद है? बस वही चालू होने वाली है। चलो एक लाइन लिखो इसमें। इसके अंदर बताना करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट कहां से कहां बह रहा है? ऐसे बह रहा है ना? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? तो ये जो इसमें करंट की डायरेक्शन है ऐसी क्यों है? बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू। उसी तरह से हीट के अंदर हीट करंट कहां से बहेगा? हायर टेम्परेचर टू। समझ में आता है? तो एक लाइन लिखो, इन द सेम वे। नहीं ऐसा नहीं, रुक जा, ऐसे लिख। ऐसे लिखो, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट
current flows from in an electrical circuit, current flows from HP to LP, higher potential to lower potential. प्रेशर मत लिख लेना उसको, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. फुल स्टॉप. In the same way, here thermal current flows from, in the same way, here thermal current flows from higher temperature to lower temperature. HT to LT, higher temperature to lower temperature. Thermal current flows from higher temperature to lower temperature. क्लियर है बात? अच्छा, इस आर की यूनिट बता दो. यहां से देख, यहां से एक बार में दिख जाएगी. अरे ओम वाला थोड़ी है यार, कैसे लोग हो तुम? ये होता था ओम वाला, तो ये आर क्या होता था? ये तो आर ये वाला था, रो एल बाई ए वाला. याद करो. अच्छा, इस सर्किट की एक और खास बात देख, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा. बढ़ेगा ना? बावड़े हो गए ना तुम लोग. ऐसा होता है क्या? अच्छा छोड़िए सब. अच्छा नहीं, छोड़िए सब, रहने दे. तूने वो पढ़ा होगा ना. ऐसे मत सोच, ऐसे सोच. V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा. ऐसा नहीं होगा? अबे R कांस्टेंट है. R क्या है? R की वैल्यू फिक्स है. V और I वेरिएबल होता है. V और I एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रखते हैं. R तो कांस्टेंट रहता है ना. कई लोगों को लगता है हाँ I बढ़ गया, मतलब R बढ़ गया तो V बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखता है ना. और ऐसे ही R बढ़ गया तो I घट जाएगा, और ऐसी बातें करने लगते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. V और I के अंदर रिलेशन होता है. R कैसा होता है? हमेशा कांस्टेंट. हालांकि ये वाली बात जो आपको 12th में बताई जाएगी, तब भी आप लोग लोटे पड़े रहेंगे. तो रिलेशन V और I का है, मतलब V प्रोपोर्शनल, V इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं ना अपन. इसमें अपन V प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं. समझे? V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू R. वो तो कांस्टेंट है. R तो R क्या है? जिसकी वैल्यू ना V पे डिपेंड करती है ना, उसकी वैल्यू तो ये होती है. उसकी वैल्यू क्या होती है? रो एल बाई ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. समझ रहे हो? तो थोड़ा सा है ना दिमाग लगाया करो चीजों में, राइट? चलो यूनिट बोलो जल्दी. यहां से देखो, डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट या केल्विन पर वॉट. बोलो. सही है? केल्विन पर वॉट भी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, या फिर समझ में आया? चलो बाकी का अगली क्लास में करते हैं. ठीक है?